फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ये, और इसका नाम है वाटर। तो इस चैप्टर को जैसे आप सभी को पता है नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। आपको नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे, साथ से इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में चैप्टर प्रिपेयर करना है तो आप इसको कर सकते हैं। एक बार वीडियो देख लेंगे आप तो आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखिए, चैप्टर का नाम ही वाटर है, तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वाटर देखिए एक रिसोर्स है, ठीक है। अब रिसोर्स क्या है? जो भी चीज़ आपके काम आती है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर, जिस तरीके से आप सभी को पता है वाटर हमारे बहुत काम आता है, तो वाटर एक रिसोर्स है और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। इसके साथ ही देखिए इस चैनल पे आपको इस तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर इन केस आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो आ रही है वो वाटर के बारे में आ रही है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा प्लैनेट है यानी अर्थ जो है वो एक यूनिक फीचर रखता है। क्यों अर्थ एक यूनिक प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्रेजेंस ऑफ वाटर है, और ये जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है एक यूनिक फीचर है हमारे प्लैनेट का। आपको यहाँ पे एरिया जो अंडर लैंड मिलेगा और वाटर जो अर्थ सरफेस में मिलेगा, अबाउट आप देख सकते हो कि 29% जो है वो लैंड है और 71% जो है यहाँ पे वाटर है इस प्लैनेट पे। इसके बाद ही जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ओशन, सीज, बेस यानी खाड़ी, लेक्स, रिवर्स, तो इन सब जगह जो है वाटर अवेलेबल है। जो वाटरी पार्ट है अर्थ का उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए वाटर की एक ग्रेट कैपेसिटी है कि वो ऑब्जर्व कर सकता है हीट को। साथ ही वाटर जो है एक ग्रेट सॉल्वेंट पावर भी रखता है, यानी कोई भी चीज़ इसमें मिलाओ तो वो घोल देता है उसको, तो सॉल्वेंट पावर भी रखता है, जिसके से ट्रांसफॉर्मिंग द सॉल्युबल मिनरल्स इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। वाटर एक एसेंशियल है, क्योंकि क्यों एसेंशियल है? सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और साथ ही ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इन सभी को अगर आप कह सकते हो कि इनके जीवन के लिए जो है वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। देखिए वाटर साइकिल का मतलब ये है किस तरीके से जो वाटर है वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है? तो वाटर एक कॉन्टिन्यूसली मूविंग एक्टिविटी करता है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर से वापस अर्थ सरफेस पे आना, इसी को आप कह सकते हो वाटर साइकिल, ठीक है। और आपने ये प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। देखिए वाटर जो है, पहली बात की एक डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में आप कह सकते हो कि पहले एटमॉस्फेयर में किस तरह से वाटर जो होता है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से जो वाटर है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और बाद में फिर जो है कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद ये फिर से धरती पे वापस आता है और वाटर ड्रॉप्स की तरह, यानी प्रेसिपिटेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रेन, स्नो और स्लेट के रूप में धरती पे वापस आता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि हमेशा ही जो नदी तालाब है उनमें पानी हमेशा ही भरा रहता है। तो ये एक कह सकते हो कि इस वजह से पूरी की पूरी वाटर साइकिल कंडक्ट होती है कि पहले पानी धरती पे ही अवेलेबल है, यानी जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, फिर इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से भाप बन के ये उड़ता है, जिसको आप फिर कह सकते हो कि कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये किस तरीके से फिर से प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर से वापस आता है अर्थ पे बैक। तो एक तरह से पूरी साइकिल की जहाँ से स्टार्टिंग की वहीं पे फिर एंड भी उसका फिर कंटिन्यू वही मूवमेंट हो रहा है। रिवर्स जो है फिर देखिए कैरी करते हैं वाटर बैक को ओशंस में, और ये नेवर एंडिंग मूवमेंट है वाटर का, ये हमेशा ही चलता रहता है। इसी वजह से इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो वाटर साइकिल हैज़ नो बिगनिंग और एंड, तो वाटर साइकिल की ना कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंड है, ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो देखिए जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें लैंड का और वाटर का अर्थ सरफेस में, वो हमें शो करता है कि जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वो उसमें ज़मीन ज़्यादा है वाटर के कंपेरिजन में, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो वाटर हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इस ऑलमोस्ट अ वाटर हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ओशंस आपको ज़्यादा मिलेंगे जो कि बहुत लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं। हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि 4 मेजर ओशंस हैं अर्थ पे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक। दिस अनदर लार्ज बॉडीज़ भी हैं वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका, जिसे हम सदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। ओशन वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, इस वजह से हम डेली जो यूज़ में जो
पीने का पानी है वो हम सॉल्टी वाटर यूज़ नहीं कर सकते, और डेली और भी चीज़ों के लिए हम सॉल्टी वाटर यूज़ नहीं कर पाते। जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। टेम्परेचर देख लेते हैं ओशन वाटर का। तो सन जो है वो मेन सोर्स है हीट का फॉर ओशन वाटर ऑल्सो, और जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का इन दी ओशंस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो जो टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का ओशंस में वो हर जगह सेम नहीं होता। जनरली देखें जो जो वाटर होगा वो इक्वेटर साइड में, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, यानी वाटर गर्म होगा। टेम्परेचर धीरे धीरे जिस तरह से पोलर रीजन्स में आप जाते रहोगे, पोलर रीजन्स में सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो इसी वजह से पोलर रेंजेस में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, और जाहिर सी बात है कि जहाँ वहाँ जो पानी होगा उसका टेम्परेचर भी बहुत ही कम होगा। एवरेज टेम्परेचर अगर नियर इक्वेटर देख लो तो 26 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विद डेप्थ। इसके साथ ही याद रखिएगा जितना आप नीचे जाते रहोगे उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन वाटर सलाइन यानी नमक की मात्रा उसमें क्यों ज़्यादा होती है? नमक की मात्रा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र के पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट है वो घुला हुआ होता है। इसमें मेनली आपका सोडियम क्लोराइड जो हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। डेड सी जो एशिया में उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी है, यानी सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है। इन जनरली देखें तो सैलिनिटी डिक्रीजेज टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अगर जनरली बात की जाए तो सैलिनिटी यानी जब इक्वेटर के साइड एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो नमक है वो कम मिलेगा पानी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। इसके बाद आते हैं सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, कि ओशन वाटर का जो किस तरह से सर्कुलेट होता है वाटर। तो देखिए ओशन वाटर जो है वो हमेशा ही मोशन में रहता है। इट मूव्स एज वेल एज वर्टिकली, ये मूव करता है और साथ ही वर्टिकली डायरेक्शन मूव करता है। द मूवमेंट हॉरिजॉन्टली ओशन वाटर टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। इसके साथ ही देखिए हॉरिजॉन्टली वे में अगर देखें तो 3 डिफरेंट वेज में जो ओशन वाटर है वो सर्कुलेट करता है। पहला है वेव्स, सेकेंड टाइड्स और थर्ड है ओशन करंट्स। विंड्स प्रोवाइड द मेन फोर्स फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जो विंड्स हैं वो एक मेन फोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से जो ओशन का वाटर है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में फ्लो करता है। मूवमेंट जो है बेसिकली जो है वो प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से है, टेम्परेचर इंडिफरेंसेस और जो सैलिनिटी है ऑफ ओशन वाटर, साथ ही जो वेरिएशन है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर का। वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वेव्स जो हैं वो फॉर्म्ड होती हैं इन दी ओशंस और सीज व्हेन द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर सरफेस। जो शेप है और साइज़ है वेव की वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द प्रिवेलिंग विंड, यानी जिस तरह से विंड्स आ रही हैं उसकी स्पीड्स के अनुसार जो वेव्स हैं वो बनती हैं, और जितनी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो विंड्स होती हैं उसी हिसाब से जो शेप और साइज़ है वेव का वो बनेगा। जैसे इन द वेव्स द सरफेस वाटर राइजेस इन वॉल्स। जो वेव्स हैं उसमें क्या होता है, जो सरफेस वाटर होता है, जो ऊपरी सतह का जो पानी होता है ओशन का या किसी भी का कह सकते हो आप, रिवर्स का किसी का भी, तो जो सरफेस वाटर होगा वो ऊपर उठता है और फिर गिरता है। अच्छा, ये जो राइज और फॉल है वाटर का इन अ वेव, जो समुद्र की लहरें हैं, तो जो एक लहर है जो वो राइज यानी ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके क्रेस्ट एंड ट्रूफ को रिस्पेक्टली। तो ये क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट मतलब राइज, यानी जो ऊपर जब लहर जो वेव उठती है तो उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिस पॉइंट तक वो उठी है तो उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और फॉल यानी जब वो गिरती है तो उसको हम ट्रॉफ बोलते हैं, यानी एक जिगजैग पैटर्न बनाती है वो। ठीक है, अब इस जिगजैग पैटर्न में जो ऊपर वाली लेयर है जो राइज वाली है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाली है उसको ट्रॉफ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर और फ्रॉम वन ट्रॉफ टू अनदर इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप देखोगे कि एक क्रेस्ट यानी जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर से ऊपर जो नेक्स्ट लेयर बन रही है, तो ऊपर वाली जो लेयर का आप देखोगे तो ये एक वो डिस्टेंस, और साथ ही जो ट्रॉफ है जो नीचे वाली लेयर है, तो एक से दूसरी लेयर का कितना अंतर है, क्या डिस्टेंस है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस देख लें क्रेस्ट टू ट्रॉफ का, इसे हम वेव हाइट बोलते हैं। समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब तूफान आते हैं तो ह्यूज ओशनिक वेव्स, बहुत ही ऊंची ऊंची समुद्री लहरें जो हैं वो बनती हैं। ये जो वेव्स हैं जहाँ तक अगर अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उनके वजह से ये लहरें इतनी ऊंची बनती हैं। ये जो वेव्स हैं ये कम से कम 20 से 30 मीटर हाई बन सकती हैं। और जैसे कि आपको याद होगा सुनामीज, तो सुनामीज ये एक जापानी वर्ड है विच मीन्स हार्बर वेव। तो किस तरह से बंदरगाह के वहाँ पे किस तरह से बहुत बड़ी वेव्स आई थी
सू जो है वो स्टैंड होता है हार्बर के लिए, और नामी स्टैंड होता है फॉर वेव्स के लिए। आपको याद होगा इंडियन सुनामी, देखिए इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 को, और ये मॉर्निंग में आई थी 26 दिसंबर 2004 के, जिसके वजह से, और ये मेनली अर्थक्वेक की वजह से आई थी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। ये जो अर्थक्वेक था 9.1 रिक्टर स्केल पे मेजर हुआ था, और ये आप सोच सकते हो कि 9.1 यानी बहुत ही हार्मफुल था, ये बहुत ही डेंजर था। और ये थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था जो कि आज तक में रिकॉर्ड किया गया है आफ्टर द चिलियन अर्थक्वेक, जो कि 9.5 रिकॉर्ड किया गया था। 1960 में गुड फ्राइडे के दिन अर्थक्वेक जो था 9.2 ऑफ अलास्का इन 1964 में रिकॉर्ड किया गया था। अर्थक्वेक जो है डिस्प्लेस करता है ओशन फ्लोर को बाई अबाउट 20 मीटर। इट कॉज सुनामी, जिसके से सुनामी आई थी शोर्स ऑफ इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड और अदर सम कंट्रीज में ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट था, सदर्न लास्ट पॉइंट था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, वो इस सुनामी में पूरा का पूरा डूब गया। तो और मोर देन 1 लाख जो पीपल थे वो इस सुनामी में मारे गए इस तूफान में, और मिलियंस जो थे वो होमलेस हो गए क्योंकि उनके घर ही उनसे छिन गए इस तूफान में। नेक्स्ट आते हैं टाइड्स में। तो देखिए पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्होंने सी वाटर्स को जनरली बहुत बार देखा है कि किस तरह से वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और ये जो चीज़ है कि ऊपर सी वेव्स जो ऊपर जाती हैं सी वाटर और फिर नीचे आती हैं, ये एक दिन में ये 2 बार हो जाता है ये, और एक रेगुलर इंटरवल्स में काम होता है। तो ये जो फेनोमेना है जिसमें जो सी वाटर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, इसको हम टाइड्स बोलते हैं। ये जो टाइड्स हैं ये मोस्टली एक्सपीरियंस होती हैं ओशन और सीज में। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का और सन का सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके कॉज की वजह से क्योंकि मून ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द अर्थ, इस वजह से ये जो टाइड्स हैं वो आती हैं। और टाइड्स 2 तरह की होती हैं, एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है। तो देखिए हाई टाइड क्या है? जब जो वाटर लेवल एकदम राइज हो जाता है बहुत ऊपर तक, इसको हम हाई टाइड बोलते हैं। और जब ये नीचे आ जाता है तो उसको हम, जो फॉल इन वाटर लेवल में एकदम लेवल पे आ जाता है ये नीचे, तो इसको हम लो टाइड बोलते हैं। दे आर 2 एक्सट्रीम पोजिशन, 2 एक्सट्रीम पोजिशंस होती हैं जब ये टाइड बनती हैं। एक होता है फुल मून और एक होता है न्यू मून। जो सन और मून और अर्थ जब एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो सन और मून एग्जैक्ट अ कॉम्बाइंड ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट हो जाती हैं और लो टाइड्स लोवेस्ट हो जाती हैं। इस फेनोमेना को हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। हाफ मून डे पे देखिए जो सन और मून है वो एक राइट एंगल बनाते हैं टू द अर्थ, और फिर ग्रेविटेशनल पुल सन के और मून के जैसे एक वो कैंसिल करते हैं ईच अदर एट द राइट एंगल। इसकी वजह से वेरी स्मॉल राइज होता है फॉल का सी वाटर में, जिसको हम नेप टाइड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स की? पहली बात देखिए जो टाइड्स होती हैं वो रिवर्स को नेविगेबल के लिए एकदम यूज़फुल बनाती हैं, जिससे कि पानी के जहाज ईजिली चल सकते हैं, जा सकते हैं। टाइड्स जो है हेल्प करते हैं क्लियर करने में सेंटिमेंट्स जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको क्लियर करती हैं। हाई टाइड के टाइम पे जो सलाइन सी वाटर होता है वो स्टोर होता है लो लाइन कोस्टल एरियाज़ में। ये जो सलाइन वाटर होता है ये स्प्रेड आउट होता है फील्ड्स में, और इसके वजह से कॉमन सॉल्ट बनाने में हेल्प होती है। साथ ही जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी हेल्प बाई जो टाइड्स की रिथम होती है ऊपर उठने की और नीचे आने की, इसके वजह से जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी अच्छे से कह सकते हो कि उसको हेल्प मिलती है, क्योंकि ड्यूरिंग हाई टाइड जो फिश हैं वो कोस्टल एरियाज़ के नियर आ जाती हैं, और जो मछुआरे हैं वो इसलिए मछलियों को पकड़ लेते हैं। ये जो एनर्जी है टाइड्स की, जो ऊपर उठना और फिर नीचे है, तो इसमें भी एक एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एनर्जी जो है यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जिसे हम टाइडल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। टाइडल पावर स्टेशन जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में सेटअप भी हो गए हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस और जापान में भी। इंडिया भी इसके लिए कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है ओशन करेंट्स। तो ओशन वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द ओशन टू अनदर। ये जो मूवमेंट है ओशन वाटर का, जो एक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, जिस तरह से एक नदी बहती है, एक नदी की धारा बहती है, उस तरह से आपको ओशन में एक ऐसी लेयर दिखेगी, एक ऐसी धारा दिखेगी जो एक सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, इस ओशन सरफेस पे आपको इस तरह की लेयर दिखेगी एक, इसी को हम ओशन करंट बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट है करंट्स का विजिबल ओशन सरफेस पे आपको दिख जाएगा। ओशन करेंट्स डेवलप ड्यू टू द, और ये ओशन करंट क्यों डेवलप होते हैं? ये होते हैं क्योंकि वेरिएशन होता है टेम्परेचर का ओशन वाटर में। हर जगह जो टेम्परेचर होता है पानी का वो अलग अलग होता है। साथ ही जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो डिफरेंट होती है। जो डायरेक्शन है प्रिवेलिंग विंड्स का वो अलग होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, और शेप एंड पोजिशन ऑफ द कोस्ट की वजह से भी। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड मूवमेंट। देखिए जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ओशन करंट्स का वो लार्जली कंट्रोल होता है डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, यानी जो प्रिवेलिंग विंड्स जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसी डायरेक्शन में ओशन करंट्स भी बहती हैं। जनरल सर्कुलेशन देखें ओशन करंट्स का, तो ये क्लॉकवाइज होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में,
और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ओशन करंट्स जो ऑफन है नैरो और स्विफ्ट होते हैं, ये कितनी स्पीड पे 3 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बहती हैं। और ये जो सम एरियाज़ में जो ओशन करंट्स जो हैं वो बहुत ही चौड़े भी होते हैं, आपको ब्रॉड लेंथ में मिलेंगे, इसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो ओशन करंट्स होते हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में, वार्म करेंट और कोल्ड करेंट। तो कुछ कुछ समुद्री धाराएं आप देखोगे तो वो गर्म होती हैं, कुछ समुद्री धाराएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। डिफरेंसेस और ये इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो वार्म और कोल्ड करेंट्स इज ओनली अ फ्यू डिग्रीज। पोलर रीजन्स में कोल्ड करेंट्स जो हैं, देखो जाहिर सी बात है कि इक्वेटोरियल रीजन में क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से पानी वहाँ गर्म होता है, इस वजह से वहाँ पे आप कह सकते हो कि वार्म करंट्स मिलती हैं, आपको ज़्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में मिलेंगी, और ठंडी जो समुद्री धाराएं हैं वो आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं ओशन करंट्स का। जैसे नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ये वार्म है, इसके नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। कैलिफोर्निया करंट जो है वो कोल्ड है, पेरू करंट कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वो वार्म करंट है, ओशनिक करंट है, बेंगुला करंट ये कोल्ड ओशनिक करंट है। इफेक्ट्स क्या है ओशन करंट्स के? तो देखिए ओशन करंट्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का ओवर द ग्लोब, उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही जो वार्म और कोल्ड करंट्स से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज के अकॉर्डिंग। वार्म करंट्स जो है इंक्रीज करते हैं मॉइस्चर को, मॉइस्चर बिलिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड। साथ ही वाइल कोल्ड करंट्स जो है वो डिक्रीज करते हैं सेम, यानी वो और ज़्यादा ठंड लाते हैं। डेजर्ट्स जो हैं वो मोस्टली फाउंड होते हैं अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिन्यूस अलोंग विच कोल्ड करंट्स फ्लो। मिक्सिंग जब कोल्ड और वार्म करंट्स जब मिक्स होते हैं तो उसके से डेंस फॉग होता है विच हैम्पर्स नेविगेशन। द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स जो है वर्ल्ड में वो वार्म और कोल्ड करंट्स जहाँ मिलते हैं वहीं पे फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़िश को एक अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है ब्रीडिंग के लिए, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फिशेस ज़्यादा पाई जाती हैं। ओशन करंट जो है वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। एक शिप जो है सेल कर रहा है अलोंग अ करंट विल गो फास्टर, ठीक है, क्योंकि वो एक सीधे धारा में वो बह रहे हैं और वो जो करंट है वो प्रिवेलिंग विंड्स के डायरेक्शन की वजह से इतनी स्पीड में है, तो शिप अगर उसी के अलोंग सेल कर रहा है तो वो बहुत फास्टर जाएगा और उससे टाइम भी सेव होगा, साथ ही फ्यूल भी सेव होगा। वार्म करंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सी पोर्ट आइस फ्री, ताकि जो सी पोर्ट हैं वो आइस फ्री रहें। वार्म करंट्स आइस को मेल्ट कर देते हैं एंड जिसकी वजह से हेल्प होता है कि हमेशा ही वो ओपन थ्रू आउट द ईयर, यानी जो सी पोर्ट है वो हमेशा ही ओपन रहता है इवन इन हाइयर लैटिट्यूड्स में। वार्म करंट्स जो है इसके साथ ही जो डेंजर है आइसबर्ग्स का, जो कि सेलिंग शिप्स के लिए खतरनाक होता है, तो उसको भी कम करता है। वार्म करंट्स आप कह सकते हो कि जो बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स होते हैं उन्हें भी मेल्ट इजली कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो सेलिंग शिप्स हैं उनको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए।